Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You can call us on 2331 4444. 2371-7106 and 2371-7117. And don't forget to prefix 011 if you are calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित। हमसे आप पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी मार्केट मंत्रा के श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार। Domestic stocks log modest losses during the week ended yesterday. Sensex closes below 50,000 mark. Nifty settles few points above 14,800 level. And rupee weakens to 74 rupees and 75 paise against the US dollar, witnessing steep weekly fall. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में मामूली नुकसान के साथ बंद हुए घरेलू शेयर बाजार। सेंसेक्स 50,000 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद। निफ्टी 14,800 के आंकड़े से ऊपर रहा और साप्ताहिक आधार पर बीते सप्ताह रुपए में हुई बड़ी गिरावट $1 की तुलना में 74 रुपए 75 पैसे के स्तर पर फिसला। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इससे पिछले सप्ताह की तुलना में मामूली नुकसान के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक दिन तेजी तो दूसरे दिन गिरावट का रुख और आखिरकार कारोबारी सप्ताह के अंत में प्रमुख सूचकांक घाटे में रहे। देश के विभिन्न प्रांतों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने तथा नए प्रतिबंध लागू होने से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। उधर मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने तथा एकोमोडेटिव स्टांस बनाए रखने का निवेशकों पर अनुकूल प्रभाव भी देखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50,000 से नीचे बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में हमने 14,800 के आंकड़े को ऊपर उठता हुआ देखा। कारोबारी सप्ताह के अंत में पिछले सप्ताह की तुलना में 439 अंक यानी 0.88% की कमी के साथ सेंसेक्स 49,591 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक यानी 0.22% घटकर 14,835 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजारों पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.2% की वृद्धि हुई। उधर स्मॉल कैप इंडेक्स 2.49% लाभ के साथ बंद हुआ। ज्वाइनिंग इन आवर फर्स्ट कॉलर राकेश कुमार फ्रॉम दिल्ली। राकेश जी, स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार कोहली सर। नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, नमस्कार। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, देखिए। हाँ जी। डीमैट अकाउंट में शेयर्स है, मैं अपने एनआरआई बेटे और डॉटर जो रेजिडेंट इंडियन है उनके नाम पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ थोड़े थोड़े। हाँ जी। तो एज गिफ्ट मैं उनको अगर ईमेल कर दूं कि ये ट्रांसफर कर दिए मैंने एज गिफ्ट इन योर डीमैट अकाउंट, वो सफिशिएंट है टैक्स पर्पज के लिए या कुछ और भी करना पड़ेगा? और आईटीआर में उनको कहाँ शो करना पड़ेगा? देखिए राकेश जी, आयकर अधिनियमों के अंतर्गत सेक्शन 56(2) है जिसमें कि नियम दिए गए हैं गिफ्टिंग के। उसके अंतर्गत अगर आप अपने बेटे को गिफ्ट करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, ना आपके ऊपर लगेगा ना बेटे को लगेगा।
तो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। आप बेटे के नाम एक गिफ्ट डीड बनाइए, उसमें लिखिए कि ये मैं पिता होने के नाते अपने पुत्र को गिफ्ट कर रहा हूं और उसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, मैं उनसे कोई कीमत नहीं वसूल कर रहा हूं और ये गिफ्ट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट माना जाएगा। जो आपने कहा इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने की बात, तो इस पे दो मत है। एक मत तो कहता है क्योंकि गिफ्ट इनकम नहीं होता है तो उसको ना भी दिखाया जाए तो चलता है, पर आजकल हम क्या करते हैं कि एक उसमें आप रिटर्न पे जाएंगे तो एक एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम है, आप देखेंगे EI उसको कहते हैं, एग्जेम्प्ट इनकम। तो उसमें आप आपके बेटे, आप नहीं, जब आपके बेटे एज एन NRI यहाँ पर रिटर्न भरेंगे तो उसमें वो उसको, क्योंकि लेने वाले के हाथ में इनकम होती है, देने वाले के हाथ में नहीं होती, तो वो अपने एग्जेम्प्ट इनकम कॉलम में इसको दिखा के और वहां पर गिफ्ट मार्क करके और इसको बड़े आराम से आप दिखा सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक तरीका पकड़ा है, आपकी मैं सराहना करता हूं इतनी जागरूकता के लिए। आइए दिल्ली से चलें नजदीक पड़ोस में नोएडा से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर SP जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। नमस्कार जी, और शरद जी को भी नमस्कार। नमस्कार जी से मेरा निवेदन है कि अगर वो अपने वार्डरोब स्पेशलिस्ट का मुझे एड्रेस दे दें, क्योंकि ज्यादातर मैं इनको CNBC पर देखता हूं, अभी तो नहीं देख पा रहा। मेरा सवाल यह है कि अभी कोरोना का दोबारा ये सेकंड और थर्ड वेव आ रही है, तो ऐसे में मार्केट वोलेटाइल रहेगा, तो इस समय गोल्ड में कुछ हिस्सा अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इसके बारे में आपकी क्या एडवाइस है? जी जैन साहब, पहले तो मेरे कपड़ों की जरा नवाजी का शुक्रिया। मैं आपको अच्छे लगते हैं, आपकी नजरों की इनायत है। आपने पूछा गोल्ड, जी हाँ, गोल्ड को मैं किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और हम जब निवेशकों को एडवाइस करते हैं तो हम आजकल एडवाइस करते हैं कम से कम 10 से 15% लंबी अवधि के लिए। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने पीछे गोल्ड लिया, 50,000 55,000 तक भी गया कुछ महीने पहले, और उसके बाद वो गिर के एक समय पर 43-44 हजार पे भी आ गया था। तो वो 43-44 वो देख के घबरा गए कि भाई ये क्या हुआ। देखिए, आप कभी भी सही कीमत किसी चीज की जब आप खरीदते हैं तो कभी आंकना बहुत कठिन होता है, ऊपर की भी और नीचे की भी। तो लंबी अवधि में मैं मानता हूं कि गोल्ड एक बहुत, और अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें गोल्ड का, तो गोल्ड ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो मैं समझता हूं 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड अवश्य होना चाहिए। इस समय गोल्ड बहुत महंगा नहीं है, लगभग 45-47 हजार के बीच में घूम रहा है। अगर मैं MCX की बात करूं, गोल्ड अलग अलग किस्म के होते हैं, तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के माध्यम से 24 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, जिसको हम 0.999, 0.995 कहते हैं। तो आप उसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में सबसे बढ़िया तरीका गोल्ड में निवेश करने का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, जिसपे आपको साल का 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है, और अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में बेचते हैं तो कैपिटल गेन भी नहीं लगता है, तो और उसको रखने में भी आसानी है आप, क्योंकि वो डीमैट फॉर्म में होते हैं। तो मैं समझता हूं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के समय समय पर भारत सरकार उनका इशू खोलती रहती है, आप ध्यान रखें, उसका अब अगला इशू आने वाला होगा, आप उसको ट्रैक रखें और उसमें आप निवेश करें। और गोल्ड लंबी अवधि के लिए बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कम से कम 10-15% आपके पोर्टफोलियो का गोल्ड में होना चाहिए। मैं बिल्कुल उसको एंडोर्स करता हूं। Well, joining us now is Nishant from Ranchi. Nishant, welcome to the show. जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार कोहली साहब और मार्केट मंत्रा टीम। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास बहुत पुराने शेयर्स थे इक्विटी, अभी मैंने उसको अपनी वाइफ के नाम पे सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा तो जिस दिन से ट्रांसफर किए हैं शेयर उस दिन से कैलकुलेट करेंगे या पहले के टाइम से उसका कुछ ट्रीटमेंट करके करेंगे? और एक छोटा सा सवाल कि अगर हम लोग इंटरनेशनल कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो, पूछिए अपना सवाल पूछें। सर वो तो चल रहा है। आपका सवाल ओके। मुझे लग रहा है, चलिए मैं पहले वाले का जवाब दे दूं। जी। तो देखिए, आपने पूछा निशांत जी कि आपकी वाइफ के नाम आपने शेयर ट्रांसफर किए हैं, गिफ्ट किए हैं। तो पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं, आयकर अधिनियमों के अंदर एक सेक्शन 64 होता है। सेक्शन 64 ये कहता है कि जब आप अपनी पत्नी को 2-3 उसमें रिश्ते ऐसे लिखे हुए, पत्नी, माइनर चाइल्ड और ससुर से बहू को अगर आप गिफ्ट करते हैं तो उससे होने वाली जो इनकम है, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, वो आपके इनकम में निशान जी जाके जुड़ जाएगा। पहले तो आप ये ध्यान रखें। अब आपने पूछा कि उसकी कॉस्ट होगी, जब आप गिफ्ट करते हैं तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर कॉस्ट मानी जाती है। मतलब आपकी जो कॉस्ट थी वो जब आप बेचेंगे उस कॉस्ट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करी जाएगी। आपको जानकारी होगी
कि शेयर्स में 1 साल की अवधि के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाता है। मुझे लग रहा है आप अपना दूसरा सवाल इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट का पूरा नहीं कर पाए। आप दोबारा जब कभी संपर्क करेंगे सवाल पूरा करिएगा, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी आपको जवाब देते हैं। रांची से आइए लौटते हैं दिल्ली से हमारे साथ हैं सन्नी सिंह। सन्नी जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सभी को मेरा नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं एक विद्यार्थी हूं और मेरा 2 सवाल है सर। पहला है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है, और दूसरा जीडीपी की सही डेफिनेशन क्या है। बस सर यही 2 क्वेश्चन है। चलिए सनी, बिल्कुल आपने एक स्टूडेंट के जो बिल्कुल सटीक सवाल होते हैं आपने वो पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात आती है कि क्या रेपो का पूरा फॉर्म होता है सनी रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी होता है क्योंकि रेपो रेट को कंट्रोल करने, आपको पता होगा रेपो रेट इस समय 4% है। ये वो दर है जिससे बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। मतलब बैंकों को जिस रेट पे रिजर्व बैंक से पैसा मिलता है उसको हम कहते हैं रिपोजिटरी। और रिवर्स रेपो होता है जब बैंक दोबारा रिजर्व बैंक के पास पैसा रखते हैं, उसको रिवर्स रेपो कहते हैं। अब ये रेपो कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि जितना महंगा पैसा बैंक को रिजर्व बैंक से मिलेगा उतनी ही आगे महंगा लोगों को, आम आदमी को, कंज्यूमर्स को, इंडस्ट्री को पैसा मिलता है। तो ये रेपो रेट इसलिए बहुत जरूरी होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए, किस दिशा में ले जाना है। आपने दूसरा पूछा कि जीडीपी का एक्चुअल, देखिए जीडीपी की वैसे तो कैलकुलेशन की जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, वो थोड़ी सी लंबी है। तो हम क्योंकि बहुत सारे लोग फोन से जुड़े होते हैं तो बहुत लंबा जवाब मैं कोशिश करता हूं ना दूं, पर मैं आपको बहुत संक्षेप में बता देता हूं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है सारे गुड्स और सर्विसेज को, मोटा मोटा आप समझे जितने भी गुड्स और सर्विसेज किसी देश में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन सबको जब हम सम अप करते हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो जब जीडीपी की विकास दर हम कहते हैं तो हम मानते हैं कि विकास, अभी भारत की जो जीडीपी है, चलिए मैं आपको एक एडिशनल जानकारी भी दे देता हूं, करीब तो कोरोना से पहले 2.9 ट्रिलियन डॉलर थी। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास भारत की जीडीपी है। रुपयों में बात करूं तो करीब 210 और 220 लाख करोड़ के करीब भारत की टोटल जीडीपी बनती है। तो सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इज जीडीपी। अब बाकी इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं सनी, उसमें कुछ चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रोल होता है, नेट ग्रॉथ का रोल होता है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी होती है। ये तो पूरी, इसके लिए सनी मुझे आपकी एक इकोनॉमिक्स की क्लास लेनी पड़ेगी, तो जो कि हम रेडियो पे नहीं कर सकते, पर आप ये कर सकते हैं, आपके टुकड़े टुकड़े में थोड़ी थोड़ी चीजें करके आप पूछते रहे तो हो सकता है आपके 2, 3, 4 कार्यक्रमों में आपको कॉम्प्रिहेंसिव पूरा जीडीपी का एक्सप्लेनेशन मिल जाए। बाकी लोगों के लिए हमें समय छोड़ना होता है, इसलिए बहुत लंबे जवाब देने से मैं बचता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मोटी भाषा में समझ में आ गया होगा। In any case, that was a very nice tutorial for the student. Next caller is Vishwaroop Chakravarti from Kolkata. Vishwaroop ji, welcome to the show. सवाल पूछें। Brokers insist on power of attorney and advance for buying stocks online. Yeah. Is it safe? And second question, how do I find a good broker? Mr. Vishwaroop, that's a very, very pertinent question, that why do the brokers ask for a power of attorney? The reason, Mr. Chakravarti, they ask for power of attorney is when you make a sale of a stock online, when you go to the portal, click the button and sell the stock. Now what happens is that the stock has to go from your demat account to the account of the buyer, to the demat account of the buyer. So for releasing the shares from your demat account, they need an authority. Otherwise, the alternate procedure, if you do not give a power of attorney, the alternate procedure is that you will have to actually physically sign a slip for relieving of the shares from your demat account. Only then the broker will be authorized to relieve the shares from your account. So power of attorney gives them a standing instruction that whenever you go for sale, it will be released. So that is why power of attorney. Now your question is whether this is, and they ask for advance. Yes, advance is also required, because if you falter for any reason, then the broker has to auction the shares, or broker has to go for an open market purchase at whatever price. So to keep themselves secure, Mr. Chakravarti, they generally keep advance. Obviously, when you build a relationship with broker over a period of time, when your broker knows that you've got a very sound financial strength, then they, gradually do not get into certain things, although power of attorney is still required to relieve the shares from the demat account. And your last question was, how do you find a good broker? So I would suggest you can go to the SEBI website
And you can do, there are a lot of online platforms. We don't normally name companies here, in Market Mantra, but there are several online platforms which give you a list of brokers. There are also ratings available. So I would suggest, but generally, Mr. Chakrabarti, let me tell you that generally any broker which is authorized by SEBI, the due diligence of the broker has been done. So you will normally not find a broker trying to defraud or trying to probably take somebody for a ride if he's SEBI authorized. So all brokers are fine. The best way is start with small dealings. See how the broker is faring with you. How is he dealing with you? Is he prompt on payment? Is he prompt on all the documentation, contract notes, and so and so? When you are comfortable, then you can increase the volume of your dealings with the broker. So that is the best way. But otherwise, if you Google it out, you will find a lot of information about brokers, their ratings, which are the most popular. I could have named, but here in this program, we generally do not name private players or private companies. Some of the broker companies, you'll be surprised that Chakrabarti are even listed on stock exchange. So therefore, or you can also go to the NSE and BSE site where you will find, broker information. So I hope I have answered. Trade safe, invest safe, and I hope you make a lot of money. कोलकाता से आइए अब चलें हुबली से हमारे साथ हैं रमेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। सवाल पूछें। थैंक यू। I have a fixed deposit for 2 years, and it is a joint account in the name of my wife. Yeah. And I am the only earning member. Wife is simply housewife. Yeah. So the interest which is accrued to this fixed deposit, whether this interest will be income taxed to both of us or only the earning member? Thank you. A very relevant question, Rameshji. A lot of people do this. I mean, having joint investments with wife, having joint properties with wife is very, very common in India. Husband and wife are like two wheels of the same vehicle, I would say. So yes, the rule is, Rameshji, that when you invest with your wife, if your wife has not contributed in that investment out of her self-earned money, now pay attention to what I'm saying, out of her self-earned money, which means the money she's been possessing on her own, or she has independently earned that money. If you are simply including her name, Rameshji, in the fixed deposit, the interest earned from the fixed deposit, even though she is a joint holder of the fixed deposit, it will be clubbed in your hands. Although the rule is when there is a joint ownership of any investment, 50-50 is the rule, which means 50% income goes to you, 50% goes to your wife. But if she has not invested from her self-earned or independently generated funds, then the interest will be clubbed back to your return. So therefore, Rameshji, the simple rule here is that you must include this interest income in your own tax returns. She remains exonerated from the taxes, which I think she should be happy about. Nishant from Ranchi has reconnected to us. Nishant, welcome once again. सवाल पूछें अपना। Yes sir, this is regarding the second question. मैं ये जानना चाहता था, हम लोग म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के सहारे जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट हम लोग को इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर में कुछ अलग तरीके से शो करना होगा, या एज ए रेसिडेंट इंडियन जो हम लोग शो करते हैं रिटर्न फ्रॉम इक्विटी और या म्यूचुअल फंड, उसी में करना होगा? देखिए निशांत जी, जो आप विदेशों में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको आयकर की दृष्टि से इसको फॉरेन इनकम माना जाता है। मतलब इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब ये विदेश से आने वाली कमाई है। तो इसके लिए अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ध्यान से देखेंगे, आपको पहली बात तो इसके लिए फॉर्म 2 का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म 1 में ये सुविधा जनरली उपलब्ध नहीं होती है। तो जब आप फॉर्म 2 देखेंगे तो उसमें एक अलग से स्केड्यूल दिया गया है। फॉर्म 2 में आप देखिए अलग अलग स्केड्यूल्स होते हैं। एक आईएफएस स्केड्यूल होता है, जिसको इनकम फ्रॉम सैलरीज कहते हैं। एक आईसी कैपिटल गेन स्केड्यूल होता है, एक हाउस प्रॉपर्टी। तो एक स्केड्यूल होगा फॉरेन सोर्स इनकम। तो आप फॉरेन सोर्स इनकम, एफएसआई शायद उसका नाम होता है, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं, तो एफएसआई स्केड्यूल में आप जाए, वहां पर आप इस इनकम को डिक्लेयर करें और वहां पर आपको टैक्स ट्रीटमेंट, आपको ये भी जानकारी होगी निशान कि जितने भी इनकम टैक्स के फॉर्म्स है वो सारे सेल्फ कैलकुलेटिंग है। अब ज्यादातर सेल्फ कैलकुलेटिंग का मतलब है आप उसमें जब डेटा डालेंगे तो वो अपने आप उस कैलकुलेशन को उठाता है। तो आप जब म्यूचुअल फंड की डालेंगे तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको लेगा, उस शेड्यूल से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लाएगा और आपको आपके स्लैब रेट पर टैक्स करेगा। और अगर कैपिटल गेन आ रहा है, आपने उसको, मुझे नहीं पता आपका डेट फंड है या इक्विटी फंड है, क्योंकि डेट फंड होता है तो उसके लिए 3 साल की म्याद होती है
और इक्विटी फंड होता है तो 1 साल की होती है। तो अपने आप आपको वो कैलकुलेशन अपने आप दिखने लग जाएगी, पर आप शेड्यूल का ध्यान रखें, FSI शेड्यूल का आप निशांत जी इस्तेमाल करें। We have more callers lined up in the program, but before that, we move on to our next story of the rupee. The rupee in the business week ended yesterday witnessed a big fall of 131 paise against the US dollar to 74 rupees and 75 paise per dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, was at 92.16. Experts said the rupee witnessed the steep fall after the RBI's announcements of liquidity infusion into the market via the bond program. Market analysts said that the RBI stuck to loose monetary policy to ensure liquidity in the market over the long term. The banking regulator has taken this step to keep up the country's growth in the wake of rising cases of COVID-19. The RBI on Wednesday announced that it will purchase government securities worth 1 lakh crore rupees in the first quarter of financial year 2021-22. The central bank of the country said that the first auction under this program of 25,000 crore rupees will be held on Thursday next week. Now we are joined in by Ramesh Jha from Kolkata. Ramesh ji, welcome to the show. सवाल पूछें. नमस्कार सर. नमस्कार. 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 LIC के टोकन स्कीम में जाना कोई जोखिम वाली बात है नहीं सर? थैंक यू. मैं ठीक से सुन नहीं पाया. LIC के किस में जाने वाला इन्होंने पूछा? यहाँ भी कह लें कि हम ठीक से समझ नहीं पाए. LIC की किसी पॉलिसी का वो कह रहे थे, वहाँ जाना जोखिम वाला रहेगा. देखिए LIC की जनरली, क्योंकि LIC भारत सरकार का एक संस्थान है, सबसे पुरानी इंश्योरेंस की कंपनी है, और अब तो वो पब्लिक भी ऐसे सुनने में आ रहा है, शायद हमें आने वाले फ्यूचर में जाने को मिले. LIC की सारी स्कीम, क्योंकि हम स्कीम नहीं सुन पाए, पर मैं आपको एक जनरल बता दूं, LIC की सारी स्कीम्स बहुत अच्छी है. उनमें निवेश करना सबसे सेफ है. मैं बल्कि जो लोग प्राइवेट इंश्योरेंस पे करते हैं वो भी अच्छे हैं, परंतु LIC क्योंकि सबसे पुराना है, उनका नारा ही है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी. क्योंकि हम स्कीम नहीं सुन पाए, मैं स्पेसिफिक तो नहीं बता पाऊंगा, पर LIC जनरली इज वेरी सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट, इज ऑल वी कैन टेल यू. रमेश जी, कोलकाता से आइए चलें भोपाल से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर शंकर जी. बहुत बहुत आपका स्वागत. सवाल पूछिए. नमस्ते कोहली जी, आपके जवाब बड़े जबरदस्त और अच्छे होते हैं. आपकी पॉजिटिविटी इज रियली and personality is very magnetic. Thank you, sir, for coming to answer the questions. Sir, my question is, my son is in Europe. He is a non-resident Indian. Yeah. Can he hold an account with me as a joint account holder? I will be principal, he will be joint account holder. And can we operate this account so that, because NRIs are normally not allowed to hold a savings bank account. And second question is, in insurance sector, what is your opinion for future insurance sector and card sector, which are payment gateways as a stock option to hold stocks for future appreciation? Thank you. Shankar ji, first of all, thank you so much. It is not just me. The entire team of Market Mantra works hard to make this program useful for you. So I would share the credit with the entire Market Mantra team, who really work very well. And coming down to your question, see, because your son, if he's an NRI, if he's defined as an NRI, which means by fulfilling the number of days he's out of the country, if he fulfills the condition of an NRI, then for an NRI, Shankarji, the accounts are very defined. NRI can either open an FCNR account, which is a foreign currency non-resident, or he can open an NRE account, non-resident external. Some banks may agree to open an NRO account jointly, but generally they do not mix up, because the rules and regulations for remittances inward and outward are different for NRI, and you are a resident. So it is normally not done that you open a joint account between a non-resident and a resident. It is generally not as per the protocol of the banker. So you can have a separate account, but I mean, even if you do not have a joint account, I mean, from NRO account, there are a lot of, it's like a normal account. You can have movements in and out of your account for that purpose in case you want. Your second question was that how is the insurance sector looking like? I am very personally bullish, Shankarji, on the insurance sector, for the simple reason that this country overall is thoroughly underinsured. I mean, if you see the penetration of insurance in India, only tier 1, tier 2 cities, and probably to some extent government-sponsored schemes in the villages, in the rural sector, have the facility of insurance or go for insurance. Therefore, I am personally very bullish on insurance sector, but
I would like to give a medium to long-term perspective to the whole thing, because for the simple reason that you do not find too much of volatility in insurance sector. You find stock coming up today, tomorrow. Maybe sometimes they do move up and down. But in the long term, I feel that insurance stocks should be giving you very good returns. So pick up, because we don't name companies here. So I will have to hold myself back from naming companies. But, analyze your picks, thoroughly go into the fundamentals. Study the balance sheet strength, study who's the Indian promoter, who's the overseas promoter, and then take a decision. But overall, yes, unless there is something terribly wrong with any insurance company running here, I do not see anything which stops you from giving an absolutely handsome return in the long run. Well, moving on to the next story. In the U.S. market, the S&P 500 and the Dow rose yesterday to close at record highs, posting a third straight weekly rise. The gains in the U.S. stocks came mainly due to the rise in growth stocks. The indices logged gains ahead of the quarterly earnings season next week. The Dow Jones Industrial Average climbed 0.9%, the S&P 500 surged 0.8%, and the Nasdaq Composite Index gained 0.5%. हमारे साथ दिल्ली से इस बीच काफी देर से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर एलसी शर्मा। शर्मा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल आप लोगों सबको नमस्कार सर। जी नमस्ते। क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल पूछें, जल्दी पूछें। हाँ सर, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी में मुझे काम करते टाइम पे शेयर अलॉट हुए थे प्राइस कोटा से 2014 से और 2018 के दरमियान में। उस समय जो रेट चलता था अलॉटमेंट के टाइम पे, मार्केट रेट और जो अलॉट हुआ था पैसा, उसका डिफरेंस मेरी इनकम में ऐड हो जाता था। अब मैंने वो शेयर सेल किए हैं, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल कैसे लगेगा, ये सवाल है मेरा। शर्मा जी, पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक। आपको इसको हम ESOP कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस बोला जाता है, जो आपको मिले थे। आपको 2018 और 2014 के बीच में जो मिले, तो लाजमी बात है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है। अब जो आपने जिस प्राइस पे आपको वेस्ट हुए, तो उसको वेस्टिंग कहते हैं, जो आपके ऊपर टैक्स लगता रहा। अब जो आपने जो सेल किया है, इससे जो आपको मुनाफा हुआ है, अगर मुनाफा हुआ है, वो और वेस्टेड प्राइस के बीच का आप डिफरेंस कैलकुलेट करके उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको रेट पता होगा, 10% आपके ऊपर लगेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि ये लिस्टेड शेयर्स है, मतलब आपकी जिस कंपनी ने दिए हैं वो लिस्टेड है, तो उस पे STT भी पे होता है, उस पे स्टैम्प ड्यूटी भी पे होती है। जब आप शेयर मार्केट से उसको थ्रू सेल करते हैं, तो आपको जो सेलिंग प्राइस है और वेस्टेड प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में 10% के हिसाब से देना चाहिए। Yeah, Sharad ji. Now, very shortly, we are going to see the fourth quarter earnings of the industry. The fourth quarter earnings are due shortly, with the major IT stocks likely to announce their results in the next week, starting Monday. So how do you see the earnings shaping up when juxtaposed with the previous 3 quarters being largely stultified and muted, sort of? Very shortly. I think the IT stocks are in for a very good period as far as Q4 is concerned, which is 2021 last quarter. We call it as Q4. So because the one sector which has really gained from this corona crisis is the IT sector, because people had work from home and you were all to your laptops and so on. So therefore I am still bullish on the IT stocks, and I see very good growth in the times to come. बस यहीं पर शरद जी, श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मेरा भी श्रोताओं को बहुत बहुत अभिनंदन। Thank you. And now, before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks log modest losses during the week ended yesterday. Sensex closes below 50,000 mark. Nifty settles a few points above 14,800 level. And rupee weakens to 74 rupees and 75 paise against the US dollar, witnessing steep weekly fall. And that's it in this edition of Market Mantra. From me, Nishit Kumar, and my co-anchor Manoj Pathak, goodbye for now.